नमस्कार। मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं चैती सरन जी, जिन्होंने वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विसेज में रैंक 12 हासिल की है अपने पहले प्रयास में। चैती जी के बारे में बता दूं तो वो एलएलबी में शी वाज टॉपर और फिर एक सपना देखा कि जुडिशरी में आना है। जुडिशरी में वो सपना पूरा भी किया। तो चलिए सीधी बात करते हैं चैती जी से और जानते हैं उनका सफर। स्वागत है चैती जी आपका स्टडी आईक्यू पर। Thank you, Dibyanshi, and thank you to the whole. Thanks to the whole Study IQ team, and obviously to you also for contacting with me and congratulating me. वी आर वेरी ग्लैड कि आज आप इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ हैं और आपकी जो जर्नी रही है WBJS के लिए उसको हमारे साथ शेयर करेंगी। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहती हूँ कि आपने अपनी एलएलबी खत्म की, आप टॉपर थी, लेकिन जुडिशरी में आने का सपना ख्याल कब से? फर्स्ट तो एलएलबी में घुसकर यही दिमाग में आया कि बस यही करना है। फिर सेकेंड ईयर में जाते जाते मुझे लगता है कि ठीक है प्रैक्टिस और अदर कोई जॉब। फिर थर्ड ईयर में मेरे एक सर और मेरे पापा जी भी तो उसने मुझे इंस्पायर किया कि तुम जहाँ भी जाओ उसके टॉप पोजीशन में रहो। तो लॉ में क्या टॉप पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू द बार एंड बेंच बोथ। तो मैं यही डिसाइड की कि मुझे जुडिशरी की तरफ जाना है। लेकिन फिर फोर्थ ईयर में जाके मुझे ये डायलेमा होना स्टार्ट हुआ कि मुझे क्लैट पीजी पर जाना है, मतलब कि एलएलएम करना है और जुडिशरी में। फिर मैंने बहुत जोनों से पूछा कि क्या करना है, तो फिर क्लैट की तरफ नहीं गई मैंने। लेकिन मैं मेरे यूनिवर्सिटी से एलएलएम कंप्लीट की साइड बाय साइड इन द टाइम ऑफ प्रिपरेशन एंड देन इस तरफ फाइनली मैं टर्न आउट की। बिल्कुल, जो चैती जी का इंस्पिरेशन था, जो मोटिवेशन था कि शी हैज टू बी एट द टॉप पोजीशन वेयरएवर इन व्हिच फील्ड शी ऑप्ट्स, और उन्होंने कर भी दिखाया। एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी चैती जी की जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों के साथ ये चीज शेयर करना चाहती हूँ कि चैती जी जब एग्जामिनेशन देने वाली थी तो एक इंसिडेंट उनके साथ हुआ जब शायद उन्हें लगा कि एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, जब हम चीजें कुछ इधर उधर होती हैं तो better things are planned for us, and better things had been planned for Chetty and she had successfully secured rank 12। तो मैं चाहती हूँ वो जो इंसिडेंट था उस सभी को आप बताएं। हाँ, वो ये है कि मेरा फर्स्ट एग्जाम था, मतलब वेस्ट बंगाल में फर्स्ट एग्जाम रहती है जनरली इंग्लिश। एंड फर्स्ट हाफ में इंग्लिश मीन्स का, मैं मेंस की बात कर रही हूँ। फर्स्ट हाफ में इंग्लिश एंड सेकेंड हाफ में बंगाली। तो फर्स्ट हाफ में मेरा इंग्लिश था। देखिए देर आर वेरियस यूट्यूब चैनल जहाँ के टॉपर का और सिलेक्टेड कैंडिडेट का बहुत सारे इंटरव्यू लेते हैं आजकल। तो सारे के सारे उन लोगों की सक्सेसफुल स्टोरी बोलते हैं, लेकिन ऐसा बहुत स्टूडेंट है, मुझे भी पता है, जिन लोगों को मुझे लगता है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम के टाइम बहुत सारे माइन्यूट थिंग्स होता है, उसके बारे में भी ध्यान देना ज़रूरी है। और मेरा जो मिस्टेक ये था कि हम लोगों का जो इंग्लिश पेपर रहता है 100 मार्क्स का, तो वहाँ पे एक प्रेसी आता है 25 मार्क्स का। तो और एक चीज है कि मेंस में बहुत सारे पेपरों के लिए, मतलब लगभग सारे पेपरों के लिए ग्रुप ए ग्रुप बी होता है। ठीक है, तो एक मतलब 1.5 आवर्स फॉर ग्रुप ए एंड 1.5 आवर्स फॉर ग्रुप बी। ये कहीं नहीं बोलते कि 1.5 आवर पर ग्रुप ए एंड 1.5 आवर पर ग्रुप बी, मतलब डिवाइड ऐसे ही करना पड़ता है। तो ये हुआ था इंग्लिश। और दोनों पेपर के लिए, मतलब ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए दोनों कॉपी देते हैं, मतलब अलग अलग कॉपी देते हैं फॉर द टू पेपर्स, ग्रुप ए फॉर द टू ग्रुप एक्चुअली। तो मेरा ये हुआ था इंग्लिश में, बस कोई ग्रुप अलग नहीं था, लेकिन जो प्रेसी था उसके लिए एक अलग सा पेज दिया था। ठीक है, मतलब एक अलग सा कॉपी दिया था। तो मुझे लगा था कि वो रफ करने के लिए है, मतलब प्रेसी के पहले जो रफ करना पड़ता है ना, उसी के लिए। तो मैंने क्या की, मेरा मिस्टेक यही था कि मैंने ऊपर का जो डायरेक्शन
हुआ था, मतलब लिखा हुआ था, वो मैंने नहीं देखी थी ठीक ठाक से, पढ़ी थी ठीक ठाक से, ठीक है। तो मैं क्या की, जो मेरा असली कॉपी है, जहाँ में रफ करना की बात थी, मैं वहां पे मेरा एक्चुअल आंसर की, मतलब प्रेसी का एक्चुअल आंसर की, और जहाँ पे रफ करना था, मतलब जो जहाँ पे लिखना था प्रेसी, मैं उस पेजों में पेंसिल से, मतलब जो रफ करना पड़ता है ना पेंसिल से, मैंने जस्ट एक रफ वर्क करके रखी थी। तो मेरे एग्जाम खत्म होने के टाइम पे जो टीचर वहाँ पे गार्ड में थे एग्जाम के हॉल में, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम एग्जाम के बाद मुझसे मिलना। तो मेरा दिमाग में चल रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोगों की फर्स्ट हाफ रहती है 9 से 12 बजकर, एंड सेकेंड हाफ रहती है 2 से 5 बजकर। तो 12 के बाद सर से मिलना, तो ये बहुत ही टाइम वेस्ट का बात है, क्योंकि दोनों अगले 2 घंटे के बाद ही और एक एग्जाम है, मतलब मेरा बंगाली पेपर है। फिर भी मैं सर से मिली, और सर ने मुझे बताया कि तुम ये क्या की, ये तो आंसर शीट था, तुम आंसर शीट में क्यों रफ वर्क की। तो मैंने बताया कि सर नहीं, तो ये तो रफ पेपर है, मैंने तो असली कॉपी में आंसर लिखी। तो मुझे ये लगा कि गार्ड का टीचर है, शायद उनको पता नहीं। फिर मैं जाके मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उन्होंने उन लोगों को पूछी। फिर मेरे टीचर और जो सीनियर्स थे उन लोगों को पूछी। फिर उन लोगों ने मुझे बताया कि नहीं, वो एक्चुअल में वही मेरा आंसर कॉपी था, वहां पे रफ करने का नहीं कोई बात नहीं थी। तो देन मुझे लगा कि मेरा 25 मार्क्स मैंने लिख के आई मेरा ओरिजिनल पेपर में, फिर भी मेरा डिडक्ट हो जाएगी। फिर उस 2 घंटे के अंदर हमने पीएससी के चेयरमैन तक, या मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन की चेयरमैन तक भी पहुंची, जैसे भी करके भी हो, बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि दिस इज योर मिस्टेक, एंड इवन द हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता कांट डू एनीथिंग फॉर दिस। ठीक है, तो तुम्हारा ये 25 मार्क्स बाद ही हो जाएगा, फॉर श्योर, वी कांट डू एनीथिंग फॉर दिस। एंड देन मुझे तो लग रहा है कि मैं क्या करूं, मतलब मेरा फर्स्ट एग्जाम, ऑलरेडी नर्वस हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट, फिर 25 मार्क्स डिडक्ट हो गया ऐसे। तो मैं बाहर निकल के मेरे मम्मी को बताई कि मैं और एग्जाम नहीं देने वाली, क्योंकि जहाँ पे 1-2 मार्क्स के लिए, मुझे ये भी पता है मेरे बहुत सारे सीनियर्स थे जिन लोगों के 2-4 मार्क्स के लिए रैंक नहीं आते हैं, तो वहाँ पे 25 मार्क्स मैंने लिख के मेरा डिडक्ट हो जाने के मतलब मैं आई एम आउट ऑफ द गेम। तो वो उस तरह दिन मम्मी मुझे समझाई कि देखो मेरा पापा बहुत उसको बहुत खराब लगेगा, तो तुम ये मत करो, तुम एग्जाम दो। और मुझे डिप्टी चेयरमैन साहब भी मुझे सर भी मुझे अच्छे से समझाया कि देखिए ये तो एक साथ मतलब 1100 मार्क्स, नॉट एवरी पेपर इज क्वालिफाइंग, लाइक इंग्लिश इज नॉट क्वालिफाइंग। तो आउट ऑफ 1100 तुम लोगों को जज किया जाएगा, तो तुम बाकी सारे एग्जाम ठीक से दो। ये हो गया पहला दिन। और अगले दिन आई वॉज स्टक इन टू द जैम फॉर एन एक्सीडेंट, एंड देयर वॉज एन इमरजेंसी सिचुएशन। मैं जस्ट एग्जाम के 5 मिनट पहले पहुंची, और तो मुझे पहुंचने की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि पता नहीं उस दिन मेरा ड्राइवर इतना अच्छा था, उन्होंने मेरे एग्जाम के 5 मिनट पहले ही जस्ट पहुंचा दिया मेरे को। वो जो लाल कपड़ा दिखा के गाड़ी के अंदर होते हैं ना इमरजेंसी के लिए। तो मुझे लगा था कि नहीं होगा, कोई चांस नहीं इस टाइम। लेकिन क्योंकि ये बोलते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट, तो फिर भी मैंने ट्राई की बाकी सारे पेपरों के लिए। तो मेरा कहना यही है बाकी सारी कैंडिडेट के लिए जो कि आगे देंगे एग्जाम, कि इस छोटे छोटे चीज के ऊपर ध्यान दे, कि ग्रुप ए एंड ग्रुप बी का ख्याल करे, ट्राई करे कि 1.5 आवर में खत्म करने के लिए। और एक है कि क्वेश्चन के सारे डायरेक्शन ठीक से पढ़े, ये नहीं कि आपके कॉमन आ गया मतलब आप आपके इच्छा में लिखेंगे नहीं, आप एग्जाम में क्या जानना चाहते हैं, यही बहुत मायने रखता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली। और WBJS जैसा बड़ा एग्जामिनेशन अगर आप लिखने जा रहे हैं
तो आप ओवरवेल ना हो, क्योंकि आप बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, कई बार होता है बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जामिनेशन इतना बड़ा है, लेकिन सारी गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़े, और जैसे मैम ने अपने साथ जो इंसिडेंट हुआ उससे सबक ले, कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए बी वेरी वेरी श्योर एंड रीड ऑल द गाइडलाइंस वेरी प्रॉपरली। जैसे बात कर ली एग्जामिनेशन को किस तरीके से देना है, पेपर के दिन आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, लेकिन जैसे हम बात करते हैं ना कि जो पेपर्स होते हैं वो एक के बाद होते हैं, बहुत ही स्ट्रेसफुल भरा टाइम होता है, तो उस समय में जो भी चीजें पढ़ी हैं उसको कैसे रिवाइज करें ताकि पेपर में जाके रिवीजन एटलीस्ट एक बार हो जाए। देखिए प्रीली के बाद और एग्जाम के आगे मतलब 1 और मैक्सिमम 2 महीने रहते हैं। इस बार हम लोग को 2020 का बैच था, तो उस टाइम हम लोगों ने ज्यादा ही टाइम मिल गया था हम लोगों को, मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, बट 2021 में तो 1 ही मंथ मिला, तो आप लोगों को ये 1 मंथ मैक्सिमम 1 मंथ पकड़ के आगे चलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस 1 मंथ के अंदर कोई न्यू चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका प्रिपरेशन पहले था उसी को बस रिवाइज करना है। आपका सारे के सारे क्योंकि वहाँ पे होते हैं 11 सब्जेक्ट, लेकिन 1100 मार्क्स, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे रहते हैं 13 सब्जेक्ट, क्योंकि देर इज कॉन्ट्रैक्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट 2 एंड टॉट, तीनों मिला के एक होता है, लेकिन पढ़ना पड़ता है तीनों सब्जेक्ट। लाइक ऐसे बहुत सारे डिविजन है। तो मुझे लगता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पहले से ही आप अपना खुद का नोट्स बनाइए, और अगर नोट्स ना भी हो तो फिर आप बुक में मार्क करके, और जैसे भी हो, सभी का तो अपना अपना स्ट्रेटेजी रहता है, तो वो उस 1 महीने के अंदर एटलीस्ट ट्राई करें कि 2 टाइम्स रिविजन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि विदाउट रिविजन एंड प्रैक्टिस वी ऑल नो कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो इसी बारे में ख्याल ध्यान देने की बहुत, मतलब उस 1 महीने इज वेरी इम्पोर्टेंट। मैम जैसे आपके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था इंग्लिश के पेपर के ही दिन, तो मैं आपसे इंग्लिश की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी होलसम तरीके से जानना चाहूंगी। ठीक है, देखिए हम लोगों का लॉ पेपर इतना वास्ट होता है कि हम लोग इंग्लिश, बंगाली और जीके में ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, और मैं तो कहूँगी टाइम देना भी उचित नहीं है, क्योंकि 300 मार्क्स वहाँ पे है, लेकिन लॉ पेपर में क्योंकि इंग्लिश में रहता है कि ऐसे रहते हैं, प्रेसी रहते हैं, फिर कॉम्पोजिशन रहते हैं, दे आर द वेरी अनसर्टेन थिंग्स, कि क्या आएगा कुछ पता नहीं। बंगाली में भी सेम है, लेकिन लॉ आप पढ़ोगे तो उससे कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा, ठीक है, तो वो तो आप कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। तो मुझे यही बोलना है कि मेरा स्ट्रेटेजी ये था इंग्लिश के लिए, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं देती थी, लेकिन मैं हर दिन एटलीस्ट 2 आवर्स फॉर इंग्लिश एंड बंगाली ऑल्टरनेट करके देती थी। और इंग्लिश बंगाली के एक एडवांटेज है कि आप अगर जीके के लिए कुछ हम लोगों का जीके का 100 मार्क्स का पेपर रहते हैं, एंड 4 क्वेश्चन लिखना पड़ता है, 12.5 मार्क्स, मतलब करके 4 क्वेश्चन लिखना पड़ता है 12.5 मार्क्स का, तो मतलब 12 क्वेश्चन रेडी करना पड़ता है। तो आप अगर कोई ऐसे पढ़ते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोविड रिलेटेड या एनवायरनमेंट रिलेटेड, आप अगर एक रेडी करोगे तो 3 सब्जेक्ट के लिए हो जाएगा, इंग्लिश ऐसे, बंगाली रचना, एंड जीके की वो जो 12.5 मार्क्स का जो 12 क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं एक मैगजीन फॉलो करती थी जो कि वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस के लिए है, उसका नाम है अचीवर्स, वो बंगाली में मिलता है और इंग्लिश में भी, तो मुझे वो बहुत काम में आया, फॉर इंग्लिश ऑल्सो, फॉर बंगाली ऑल्सो एंड जीके ऑल्सो, एंड अनदर थिंग फॉर योर लैंग्वेज स्किल, आई विल प्रेफर, मतलब मुझे ये अच्छा लगता था, इंडियन एक्सप्रेस और कोई भी इंग्लिश रेगुलर जो डेली न्यूज़पेपर होते हैं वो पढ़िए, एटलीस्ट कम से कम 1 आवर तो देना ही चाहिए, खास करके जो एडिटोरियल पार्ट जो रहते हैं
वो दैट इज वेरी हेल्पफुल। तो वही था इंग्लिश के लिए। एंड ऑब्वियसली 10th एंड 12th लेवल की हम लोगों को जो प्रेसी एसे वगैरह हम लोग जो हमारा स्कूल में पढ़ते थे वो तो दिखना ही पड़ेगा। चैती जी, आपने जैसे बहुत ही स्टार्टिंग में अपने साथ एक इंसिडेंट जो हुआ था पेपर के टाइम इंग्लिश में, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप एग्जामिनेशन आपका एस होगा, लेकिन आपने मेंस क्लियर कर लिया। तो हाउ इज द फीलिंग व्हेन यू सॉ योर नेम कि आपने मेंस ऑलरेडी क्लियर कर लिया है और आप इंटरव्यू के लिए जाएंगी, और कैसे इंटरव्यू आपका एक्सपीरियंस रहा? ठीक है, तो मेरा मेंस के बाद में और मेरा मेंस खत्म हुआ था 19 दिसंबर 2022 में। तो तभी से लेके हम हर एक दिन बस मार्क्स कैलकुलेट करते जा रहे थे कि मुझे होगा कि नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो एक स्टैटिस्टिक्स रहते हैं ना कि यही मार्क्स मतलब कि 50% 60% जैसे भी हो ऐसे मिलते हैं सक्सेसफुल कैंडिडेटों को। तो मैं बस कैलकुलेट करते रहती कि मुझे होगा कि नहीं, फिर जाके ऐसे लगते कि अभी एज वी ऑल नो कि हम लोगों का बंगाल का वैकेंसी बहुत ही कम रहते हैं। तो मुझे तो एक दिन लगते थे कि होगा और एक दिन लगते थे कि नहीं होगा। फिर भी मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन ले रहे थे। फिर जाके जब मेरा नाम आया तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और फिर मेरे पापा भी बोले कि देखो, उसके मेरे पापा इस इंसिडेंट के बारे में मेरे इंटरव्यू के पहले भी नहीं मतलब मेरे मेंस के रिजल्ट के पहले भी उनको पता नहीं था। फिर जाके मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने बताया कि देखो, फिर भी अगर फिर भी आपका नाम, तुम्हारा नाम आ गया, मतलब तुम्हारे लिए शायद ईश्वर का कुछ अच्छा खासा ही होगा। तो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर की। फिर जाके मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट की। और इंटरव्यू के लिए मुझे लगता है कि उन लोगों ने नहीं देखते, क्योंकि आपका जो एकेडमिक जो एक्सपीरियंस, मतलब क्या बोलते हैं, वो मेंस में ही आपको जांच किया जाता है कि आपका सब्जेक्ट का गहराई कितना है, आपका राइटिंग स्किल कैसा है। लेकिन इंटरव्यू में आपके देखते हैं कि ऑल ओवर योर पर्सनालिटी इज कैसा है, ठीक है। तो आप अगर भूल भी बताए, गलत भी बताए, तो वो कैसे बोल रहे हैं, वो गलत कैसे कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको कोर्ट में बैठना पड़ेगा। इन द लार्जर पिक्चर यू हैव टू हैंडल योर कोर्ट। तो वो आप कैसे हैंडल करोगे? तो और एक बात, बहुत सारे लोगों को ये डर रहता है कि फर्स्ट टाइम मैं बैठने वाली हूँ और बैठने वाला हूँ कि इंटरव्यू के बोर्ड के सामने। मैं भी नर्वस थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था कि वहाँ जनरली 3 लोग रहते हैं बोर्ड में। एक चेयरमैन रहते हैं, पीएससी चेयरमैन, और एक रहते हैं हाई कोर्ट जज, एंड और एक रहते हैं वेस्ट बंगाल जुडिशियल सेक्रेटरी रहते हैं। तो उन तीनों ने बहुत ही फ्रेंडली था मेरे साथ, और दे वर वेरी मच पोलाइट। मुझे लग ही नहीं रही थी कि ये कोई इंटरव्यू सेशन चल रहे थे। मुझे लग रहे थे कि मेरा कोई टीचर है और मुझे सिखा रहा है और कुछ पूछ रहे हैं कि मुझे क्या क्या पता है ऐसा। उन्होंने तो मेरे साथ क्या बताई, बातें करते करते शुरुआत हुआ शायद सीआरपीसी से चले गई कोई कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पर, ऐसे होते थे, हुआ था मेरा। तो इट वाज रियली वेरी गुड। मुझे ये बस बोलना है कि ज्यादा इम्पोर्टेंस मेंस के लिए देना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों का इंटरव्यू में कोई कट ऑफ नहीं रहते हैं, दैट इज नॉट क्वालिफाइंग। जो मतलब मेंस में उस 1100 में ज्यादा अच्छा करेगा, उसका सक्सेसफुल होने का चांसेस भी उतना बढ़ जाएगा। अगर आप अपने कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंस से एक दो क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर कर सके। तो पहले तो उन्होंने जाने के बाद मुझे मेरा नाम, मेरा पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है, घर वगैरह, और मेरा कॉलेज, मेरा एलएलएम के बारे में भी पूछा कि, और मुझे ये भी चेयरमैन सर ने ये भी पूछा कि आप एलएलएम भी कर रहे हैं और फिर इस तरफ, तो कौन सा दिख में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है।
मतलब अगर आपको जॉब मिल जाएगी फिर आप एलएलएम कंटिन्यू करेंगे कि नहीं ऐसे। तो मेरा एलएलएम बस खत्म ही होने वाले थे, तो मैं सर को बताई कि ऑब्वियसली जुडिशियरी में वो मेरा प्लान बी था, मतलब एलएलएम मतलब एकेडमिक्स में जाना मेरा प्लान बी था। और फिर मुझे मेरा हॉबी पूछी थी, तो मेरा टाइम पास कैसे करते हुए ये भी पूछी थी, तो मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है ये बताई। फिर मुझे ये पूछा कि एक क्रिकेट रिलेटेड एक वो मुझे क्वेश्चन की थी। और फिर हाईकोर्ट सर ने और एक बात चेयरमैन सर ने मुझे ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन की, तो मुझे वो याद नहीं था। वो मेरा स्कूल का टाइम, मतलब मुझे क्वेश्चन पता था लेकिन आंसर नहीं पता था। मैं सर को बताया कि सर ये मुझे क्वेश्चन याद आ रहे हैं लेकिन अभी नहीं याद है। तो सर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर जाके जो हाईकोर्ट जज सर जो था उन्होंने मुझे कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा। और एक बात होते है कि शोत्तो में वो जाते जो है ये कौन सा लैंग्वेज है, इसके बारे में मुझे पूछा। और फिर सेक्रेटरी सर जो था उन्होंने मुझे सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ की, लाइक फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड सीआरपीसी से पूछा। ऐसा ही कुछ हुआ था। चैती जी, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस था और बहुत डाइवर्स क्वेश्चंस पूछे गए। हम सेशन के एंड में हैं, आप कुछ फाइनल टिप्स सजेशंस देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट्स को जो वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करें, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत बड़ा है, बहुत कॉम्पिटिटिव है, सीट्स बहुत कम निकलती, किन खास बातों का ध्यान रखें? अच्छा, तो मैं तो शुरू से अगर बोलूंगी तो ये है कि बहुत सारे लोग प्रिलिमिनरी को लाइटली लेते हैं, 1-2 मार्क्स के लिए जिन लोगों को नहीं होते हैं। मेरा प्रिली के लिए यही टिप्स रहेंगे कि एटलीस्ट 1 और 2 मंथ्स पहले से प्रिली के लिए स्टार्ट कीजिए। मेन से स्टार्ट करना पड़ता है लेकिन प्रिली के लिए एटलीस्ट 1 और 2 मंथ्स देना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना। एंड अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज नेगेटिव मार्क्स। तो इसके बारे में मतलब 3 रॉन्ग आंसर इक्वल्स टू 1 मार्क्स डिडक्ट होता है। तो इसके बारे में कि आप अगर बहुत श्योर नहीं हो तो उसमें मत जाइए, क्योंकि 1-2 नंबर आपका मेंस का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है लेकिन 1-2 मार्क्स के लिए अगर आपको प्रिलिमिनरी से आप बाद हो जाओगे तो दैट इज वेरी पेनफुल। दैट इज फॉर प्रिलिमिनरी। एंड प्रिलिमिनरी के बाद फॉर मेंस मुझे यही बोलना है कि बेयर एक्ट के सारे सेक्शन एज इट इज याद रखना इज बहुत डिफिकल्ट। मुझे तो लगता है कोई नहीं रख सकती है, रख पाते हैं, मैं भी नहीं रख पाई। तो बस ये कि की पॉइंट आपको इम्बाइब करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से बेयर एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज द की। उसके बाद आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, मॉक प्रैक्टिस करना, मतलब मॉक टेस्ट देना इस बहुत जरूरी है। और कॉन्सेप्ट क्लियर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एंड अनदर थिंग कि बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट जो होते हैं बोलते हैं कि उन लोगों को स्ट्रेटेजीज बताते हैं। मैं एक चीज और मेरे साथ भी हुआ था कि मैं मेरे प्रिपरेशन के टाइम बहुत मतलब एंग्जियस हो गई थी कि क्या होगा, क्योंकि हम लोगों को कोविड के लिए बहुत वेट करना पड़ेगा कि एग्जाम होगा कि नहीं। ये एक बात। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये बोलना है कि हमारे वेस्ट बंगाल में तो सीट बहुत कम रहते हैं, तो मुझे बैठना चाहिए कि नहीं। तो मेरे हिसाब से हम लोगों का जनरल का तो 3 अटेम्प्ट्स रहते हैं, तो मैं उनको ही उन लोगों को बताऊंगी कि आप अगर एटलीस्ट 80% खत्म कर प्रिपरेशन ना होने के आगे आप एग्जाम में मत बैठिए। फॉर एक्सपीरियंस के लिए आपका एक अटेम्प्ट अगर खत्म हो जाए तो मतलब आप अनसक्सेसफुल रहे, दैट इज वेरी मतलब पैथेटिक, एक चांस चले जाना। एंड एज आई सेड कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। होता है कि कभी कभी नहीं होता है, सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट है, ये एक बात।
और प्रिपरेशन के टाइम बहुत सारे लोगों ने बहुत बातें करेंगे कि बहुत डिमोटिवेट भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे। आपको खुद मोटिवेट करना पड़ेगा कि मैं ये क्यों करना चाहती हूँ ये जॉब, व्हाई, द क्वेश्चन इज व्हाई, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंस बढ़कर ये रखिए, that is also very needful. And another thing is, जिन लोगों को हिंदी सेकेंड लैंग्वेज है उन लोगों को बहुत एक टेंडेंसी रहते हैं कि बहुत सारे स्टेटों के एग्जाम देंगे, बिहार जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। मुझे ये बोलना है, और एक रहते हैं कि हम लॉ फॉर्म में करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नेट देंगे, ऐसे ऐसे रहते हैं। मतलब सारे के सारे जॉब के लिए एक एक बार ट्राई करेंगे। लेकिन मुझे ये बोलना है कि दिस इज लाइक बर्ड्स आई। आपका अगर इस तरफ आना है, अगर आपको इस लाइन में, जुडिशियरी में आना है, और मुझे लगता है एक ही स्टेट, एक और दोनों स्टेट के लिए प्रिपेयर हो अच्छे से, एंड खुद का कॉन्फिडेंस मेंटेन करे। तो दिस इज, एंड उसके बाद मेंस के बाद फॉर इंटरव्यू सेशन आपको जस्ट ग्रूमिंग करे, जो हुआ था बेरेक्ट का फिर से रिवाइज करे, एंड बहुत सारे प्रैक्टिस करे। एंड फॉर मेंस अनदर थिंग, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, मतलब एटलीस्ट 10 years क्वेश्चन सॉल्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एक बात, बहुत आपका रिसोर्स कम करे, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए 2-3 बुक्स पढ़ना इज मतलब बहुत टाइम वेस्ट की, क्योंकि हम तो उतना लिख नहीं पाते ना। आपका अगर एक बुक से कॉन्सेप्ट हो जाए तो उसमें ही लिमिटेड रहे। तो यही है। Thank you so much, Chaiti ji, for sharing all the insights from your preparation. And Chaiti ji, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा? तो स्टडी आईक्यू लाइक मेरे एक टीचर ने मेरे को सजेस्ट किया था, तो फिर जाके मुझे स्टडी आईक्यू के बारे में पता चला। बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट ये बोलते हैं कि फॉर जीके, फॉर स्टैटिक जीके एंड फॉर करंट अफेयर्स के लिए, मैं तो बताऊंगी कि मेरे लॉ पेपर के लिए भी मुझे बहुत हेल्प हुआ था, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन याद है अभी भी। आईपीसी में एक 497 का एक क्वेश्चन आया था, तो वो मैंने ठीक ठाक से नहीं पढ़ी थी, मतलब लॉ एज ए लॉ क्वेश्चन। लेकिन जो जीके के लिए मैं जो बड़ा क्वेश्चन जो रेडी की थी, उसमें ये क्वेश्चन मैंने स्टडी आईक्यू से एक वीडियो देखा था, तो वो मुझे बहुत ही हेल्प हुआ मेरे लॉ पेपर में। लाइक फॉर इवन मैं तो अभी भी स्टडी आईक्यू फॉलो करती हूँ। कोई अगर टॉपिक में डेली न्यूज़पेपर कोई एक दिन नहीं पढ़ पाती हूँ, तो मुझे लगता है ठीक है, देयर इज स्टडी आईक्यू, मैं फिर बाद में भी देख सकती हूँ। और एक बात, मैं जीके के लिए स्टडी आईक्यू के टॉपिक जो है मैं एक कॉपी में लिख कर रखी थी, मतलब लिस्ट करी थी कि मुझे ये करना है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि रैंडमली आप मत देख के जाइए, तो उससे कोई काम में नहीं आएगा। मतलब जीके का टॉपिक और करंट अफेयर्स का टॉपिक कोई काम में नहीं आएगा। आप एक लिस्ट बनाइए कि मुझे ये टॉपिक करना है, फिर जाके एक नोट्स बनाइए, उस वीडियो का शॉर्ट नोट short note is very helpful for revision time, and also for हम लोगों को जो 2 घंटा मिलते हैं मेंस में फर्स्ट एंड सेकंड पेपर के बीच में, तो उस पॉइंट में शॉर्ट नोट, मतलब उस टाइम में शॉर्ट नोट इज वेरी हेल्पफुल। एंड स्टडी आईक्यू शुरू से अभी भी मुझे बहुत हेल्प करते हैं, एंड थैंक्स टू स्टडी आईक्यू होल टीम। Thank you so much, Chaiti, for joining us in this interview session and sharing all the insights from your journey. पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।